हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 4। यहाँ पर हम अपने चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हमें पोटेंशियोमीटर डिस्कस करना है। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल। सबसे पहले हमें इसकी एप्लीकेशन समझनी है कि पोटेंशियोमीटर का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। जो पोटेंशियोमीटर होता है उसका एप्लीकेशन जो है, उसका जो मेन यूज़ है वो किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए किया जाता है। लेकिन इससे पहले भी हम ये जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसका काम भी यही होता है, वो भी किसी सेल के पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करके हमें देता है। लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जब हमारे पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर अवेलेबल है तो हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो इसके लिए आपकी बुक के अंदर जो है एक सिंपल सर्किट दे रखा है। तो अगर आप इस फिगर को देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक रेसिस्टेंस है और इसके अंदर आई करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो इसका जो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आई आर के बराबर हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें इस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना है तो हमें क्या करना होता है कि जो है हमें यहाँ पर जो है कि पैरेलल में जो है वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पड़ता है। और क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो डेफिनेटली वो भी कुछ करंट को विड्रॉ करेगा और यहाँ पर हमें उस करंट को जो है वो आई डैश से डिनोट किया गया है। यानी कि जो हमारा गिवन रेसिस्टेंस है इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आई नहीं है, उसमें से कुछ करंट जो है वो कम हो चुकी है। आई माइनस आई डैश करंट जो है इस रेसिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो रही है। अगर ये करंट की वैल्यू आई माइनस आई डैश है तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आई आर के बराबर होता है। लेकिन हमारी करंट क्या है, आई माइनस आई डैश इंटू आर हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है और इस पोटेंशियल ड्रॉप को हमने वी डैश से इंडिकेट किया है। यानी कि जो वी था वो एक्चुअल था और वी डैश जो है वो हमारी मेजर्ड वैल्यू है। तो अगर हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वी डैश जो है यानी कि जो मेजर वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू से हमेशा कम होती है। सो उस कंडीशन में ये है कि हमें पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि जो हमारा पोटेंशियोमीटर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं ईएमएफ का या पोटेंशियल डिफरेंस का। क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड होता है। ज़ीरो डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो किसी तरह की कोई करंट को फ्लो नहीं करता है, यानी कि वो किसी तरह की कोई भी करंट को विड्रॉ नहीं करता है। सो अगेन वी हैव ए क्वेश्चन कि पोटेंशियोमीटर का ही इस्तेमाल हम हमेशा क्यों नहीं कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पोटेंशियोमीटर के साथ में हमारे साथ आती है कि उसका जो साइज़ होता है वो कॉम्पैक्ट साइज़ नहीं होता है। तो हर जगह हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमें बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और जहाँ हमारे साइज़ इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है वो कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है, तो उस कंडीशन में हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने अब तक का डिस्कशन किया है। अब उसके बाद में सब जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। हमें ये समझ आ गया कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है और वो एक्यूरेट वैल्यू हमको देता है क्योंकि वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। जब हम उसको सर्किट में लगाते हैं तो किसी तरह की कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं करती है। तो आप अपने डायग्राम के जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपको पोटेंशियोमीटर का जो है डायग्राम जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो एक वुडन बॉक्स होता है, जो है वो आपका जो है एक वुडन बॉक्स होता है। और वुडन बॉक्स के अंदर ऊपर जो है हम एक 10 मीटर वायर को माउंट कर देते हैं। लेकिन 10 मीटर वायर को अगर आपको माउंट करना है तो उसके लिए बहुत लंबा वुडन बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए इसका जो ऑल्टरनेट होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट जो है 10 मीटर के राउंड्स देकर इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया जाता है। और यहाँ पर अब बैक साइड में जो है एक स्केल आपको नज़र आ रहा है, ये जो है स्केल 100 सेंटीमीटर का होता है। तो इस स्केल का क्या यूज़ है वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। अब उसके बाद में जब आप इसके और आगे मूव करते हो तो यहाँ पर आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है। एक सर्किट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें जो ए और बी पॉइंट होते हैं उसके अंदर हम एक सेल को कनेक्ट करते हैं, की को कनेक्ट करते हैं और रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सर्किट है ये हमारा प्राइमरी सर्किट कहलाता है। इसके अंदर जो हमने सेल को यूज़ किया है, जो हमने ये सेल हमने यूज़ किया है
बेसिकली इसका जो ईएमएफ जो है हमें पता होता है। और जो हमारा रियोस्टेट होता है वो बेसिकली करंट कंट्रोलर का काम भी करता है। रियोस्टेट अगर आपने अपनी लैब के अंदर देखा हो तो इस तरह का एक सिलेंड्रिकल रॉड होती है, उसके ऊपर वायर्स इस तरीके से लपेटे हुए होते हैं और यहाँ पर एक नॉब होती है। इस नॉब को अगर हम मूव करते हैं तो उतना रेजिस्टेंस जो है हम इसके सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस और करंट का क्या कनेक्शन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंगली कम हो जाती है। और जो रियोस्टेट होता है उसकी मदद से हम 0 से लेकर 1000 ओम तक का रेजिस्टेंस जो है अपने सर्किट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और नज़र भी आ रहा है, यानी कि ये दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ हमें मेजर करना है। तो जो ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट से हम एक सेल जिसका अननोन ईएमएफ हमें नोन मतलब पता करना है, और एक गैल्वेनोमीटर, और ये जो है हमारी दिस इज़ कॉल्ड एज द जोकी। ये हमारी जोकी जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। जो जोकी है वो इस वायर के ऊपर जो है वो स्लाइड कर सकती है। सो बेसिकली हमें वायर के ऊपर जब ये स्लाइड करती है तो हमें मिलता क्या है, और इतना बड़ा जो मतलब जो हमारा पोटेंशियोमीटर है या सर्किट बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए नॉर्मली जो है सर्किट जो हमारे बुक के अंदर या हमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जो यूज़ करना होता है वो इस तरह का सर्किट है। मतलब ये हमारा ए और बी पॉइंट है जिसके अंदर हमने 10 मीटर वायर को माउंट किया हुआ है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वायर होता है वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ होता है। ये सब चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन होते हैं वो जो है उनका जो अल्फ़ा यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो बहुत कम होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इनके रेजिस्टेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास दो सर्किट दिख रहे हैं। जो ऊपर वाला सर्किट है ये हमारा दिस इज़ प्राइमरी सर्किट है और नीचे वाले को हम सेकेंडरी सर्किट कह रहे हैं। प्राइमरी सर्किट के अंदर जो हमने सेल कनेक्ट करा है उसका ईएमएफ हमें पता होता है, और जो सेकेंडरी सेल के अंदर जो हमें सेल कनेक्ट किया, जैसे आप देख सकते हो इसका ईएमएफ जो है अननोन होता है और हमें क्या करना है, इसको मेजर करना होता है। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, अभी तक हमें समझ में आ गया कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके अंदर हमारे पास में जो है दो सर्किट्स होते हैं, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। और जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है उसकी लेंथ जो है 10 मीटर 6 मीटर इस तरीके से ली जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 10 मीटर होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम वायर्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस जो है यूनिफॉर्म होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हम जो क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जब हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि बेसिकली जो है कि पोटेंशियोमीटर की वर्किंग क्या होती है। अभी क्योंकि हमें इसकी वर्किंग या प्रिंसिपल को समझने के लिए इस सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब हम पोटेंशियोमीटर की जब वर्किंग या प्रिंसिपल को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि ये जो है हमारी टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट। नॉर्मली पोटेंशियल ग्रेडियंट को जो है एक्स से डिनोट किया जाता है, लेकिन अगर आप कुछ बुक्स के अंदर देखेंगे तो वो के से भी डिनोट होता है, तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें वापस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट को समझना पड़ेगा। तो अगर हम प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं तो जब हम इस की को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके अंदर जो है करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और ये जो हमने सेल कनेक्ट किया है इसका जो ईएमएफ है वो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस लेंथ के अक्रॉस आ जाएगा। जितना पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हमें मिल रहा है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ये जितना भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये टोटल जो 10 मीटर की लेंथ है उस पर ड्रॉप होगा, लेकिन हमको क्या करना है कि उस पर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप अवेलेबल है उसको कंसिडर करना है। और वो जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, वो जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। हम यहाँ समझ चुके हैं कि जब प्राइमरी सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया, की को हम लगा देते हैं, करंट उसके अंदर से फ्लो करना शुरू कर देती है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टोटल लेंथ जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टोटल लेंथ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने प्राइमरी सर्किट के अंदर क्या किया था, एक रियोस्टेट को इंट्रोड्यूस किया था। जब रियोस्टेट में रेजिस्टेंस जो है 0 हो जाता है तो डेफिनेटली मैक्सिमम करंट जो है सर्किट के अंदर से फ्लो होती है, और हम ये मानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अभी हमारे इस पूरे डिस्कशन के बाद में हमारे पास में ये तो समझ में आ गया कि जो हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ ऑफ द वायर।
सो x इज इक्वल टू ई अपॉन एल, ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला जो है वो आ चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि और इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है उसको हम वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। लेकिन हम ये भी जानते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, जो सेल का जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है, ई, और ओम्स लॉ से वो आईआर के बराबर होगा। तो अगर हम अपने फॉर्मूले के अंदर ई की जगह क्या कर रहे हैं, आई आर यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक्स इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल। और यहाँ पर आपको ये चीज़ और समझनी है कि जो आर अपॉन एल होता है वो रॉ के बराबर होता है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा रॉ आई। तो ये हमारे डिफरेंट फॉर्मूलेस हैं जो कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए डेवलप करे हैं। उसके बाद हम इसमें 2-3 जो है कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में कितना होने वाला है। व्हेन ए बैटरी ऑफ EMF EP इज़ कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ये हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो E अपॉन एल के बराबर होती है। इसी तरह x का जो दूसरा फॉर्मूला था वो हमने रॉ आई निकाला था। सो मैक्सिमम अगर हमारा रियोस्टेट जो है वो ज़ीरो होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये हमको क्या देगा, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो देगा। सो द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है मैक्सिमम होती है, तो सो हम इसको एक्स मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन ए बैटरी ऑफ EMF EP एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन अब हमारे पास में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमने प्राइमरी सर्किट के अंदर, जो हमारा प्राइमरी सर्किट है उसके अंदर जो हमने सेल का इस्तेमाल किया है, इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो जो करंट होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो EMF तो हमारा E हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। स्मॉल r जो है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कैपिटल R जो है वो हमने रियोस्टेट्स की हेल्प से उसके अंदर जो है सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। और अभी हमारे पास में जो फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल टू आई रो, अगर वो अप्लाई करते हैं तो आई की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू एल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इसके प्राइमरी सर्किट के अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास में जो था, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन आ रही है कि जो हमारे पास में ये जो स्मॉल आर है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है, और आर डैश जो है हमने सीरीज़ के अंदर जो है एक प्राइमरी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस और लगा दिया है। तो हम जानते हैं कि जो ये, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनका तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। तो हमारे x का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स इज इक्वल टू जो हमारा x की वैल्यू जो है वो हमारी जो है आई रॉ होती है। तो आई रॉ के हिसाब से अगर आपने आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, रॉ जो है R अपॉन एल होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो मिनिमम होगा, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल E स्मॉल r प्लस R डैश इंटू R अपॉन एल। और हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है हम निकाल चुके हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, कैपिटल E R प्लस R अपॉन एल। सो बेसिकली जो है अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो अगर कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमारे पास में जो है इसकी कैलकुलेशंस करने के बाद में हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, आर जो है कैपिटल आर जो है वो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, और आर डैश जो है वो हमने प्राइमरी सर्किट के अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया है। अगर सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है इस तरीके से, फॉर्मूला जो है हमारा आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम जो है आर प्लस आर डैश अपॉन आर जो है आ जाएगा। तो इसके साथ में हमारा जो पोटेंशियोमीटर का जो डिस्कशन था उसका प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो इसके रिमेनिंग टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं।